गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। तो इसको हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, फर्टिलाइज़र और मैन्यूर का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, और फर्टिलाइज़र से ह्यूमस नहीं मिलता, सॉइल को ह्यूमस नहीं मिलता। जबकि आप जानते हैं कि ह्यूमस जो होता है सॉइल की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ह्यूमस होगा तभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाता है। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइज़र से प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक जो बड़ा डिसएडवांटेज ये है फर्टिलाइज़र का, अगर आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इससे एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, सॉइल पॉल्यूट हो जाती है और पीएच चेंज हो जाती है, एसिडिक पीएच हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब सॉइल की पीएच एसिडिक बन जाएगी, यानी कि सॉइल आपकी एसिडिक हो जाएगी, तो फिर आपका जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है आपका मैन्यूर। मैन्यूर क्या होता है? आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। फर्टिलाइज़र क्या आता है? आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्यूर क्या? आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, मैन्यूर कैसे बनता है? आपका डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स, जैसे डंग होता है। ठीक है, और प्लांट्स और ह्यूमन वेस्ट का डिकम्पोजिशन करने से मैन्यूर बन जाता है। हाँ, मैन्यूर से ह्यूमस ज़्यादा बनता है, ज़्यादा मिलता है, और फर्टिलाइज़र से ह्यूमस नहीं मिलता, और ह्यूमस ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए ह्यूमस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन मैन्यूर से न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं मैन्यूर का, तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है इससे। तो अगर हम फाइनली कंक्लूड करें कि फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के अंदर बेस्ट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? मैन्यूर इज़ द बेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद इरिगेशन क्या होता है, और दो मेथड्स यूज़ करने हमें बताने हैं इरिगेशन के, जो वाटर को कंजर्व कर सकता है। तो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, यानी कि पानी देना, वाटरिंग करना। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल इसलिए ज़रूरी है, जैसे आज दे दिया, फिर ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते तक भूल गए। आज भी देना है, कल भी देना है, और रोज़ाना देना है वाटर। ठीक है, वाटरिंग करनी है, इसी को हम इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब वो कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से वाटर कंजर्व रह सकता है? तो सबसे पहला है आपका ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या करते हैं हम, जो वाटर होता है आपका वो डायरेक्टली रूट्स के पास पहुंचाते हैं ड्रिप के थ्रू। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो वेस्ट होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम दूसरा एक मेथड है जो वाटर कंजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये स्प्रिंकल सिस्टम वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर अनइवन लैंड सरफेस होती है। ठीक है, और जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पाइप्स का यूज़ किया जाता है, रोटेटिंग नोजल्स होती हैं टॉप पर। ठीक है, तो मेन पाइपलाइन के साथ इसको जोड़ दिया जाता है रेगुलर इंटरवल पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ठीक है, जब इसमें से वाटर जाता है तो प्रेशर के साथ पंप रोटेट करता है। ठीक है, रोटेट करने की वजह से वाटर जो है पूरी तरीके से क्रॉप के पास पहुंच जाता है। जैसे रेन होती है ना आपकी, रेन के जैसे इसी तरीके से स्प्रिंकल सिस्टम, इसीलिए नाम भी इसका स्प्रिंकल है, रेन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है आपका, अगर मान लीजिए वीट को हम खरीफ, ठीक है, तो अगर हम इसे खरीफ सीज़न में ग्रो करा देंगे तो क्या होगा? तो वीट क्रॉप क्या होगी? आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, अगर हम इसे खरीफ सीज़न में ग्रो कराएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अनफेवरेबल टेम्परेचर होगा, और फिर पेस्ट वगैरह, अडेप्टेबल कंडीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी वीट के लिए अगर हम इसे खरीफ क्रॉप, क्योंकि वीट कैसी है आपकी? रबी क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, खरीफ कम जो आपकी रेनी सीज़न में होती है, इसीलिए हमारी जो प्रैक्टिस है ये क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो हम वीट को खरीफ सीज़न में ग्रो नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, वीट को हम खरीफ सीज़न में ग्रो नहीं करा सकते। अब इसके बाद एक क्वेश्चन होता है
कि अगर मान लीजिए प्लांटेशन आप कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब आप गैप नहीं कर रहे प्लांटेशन करने में, ठीक है, गैप करना ज़रूरी है ना, तो इससे नुकसान क्या है? अगर आप कंटिन्यू प्लांटेशन करेंगे तो नुकसान ये है कि जैसे मान लीजिए आप कंटिन्यू प्लांट करेंगे तो ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे प्लांट्स को। ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए गैप करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने एक क्रॉप को सो कराया, ठीक है, उसको हार्वेस्ट कर दिया, अब जो सॉइल है उसको थोड़े दिन तक आप क्या करेंगे, रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, उसके ऊपर दूसरी कोई नई फसल आप सो नहीं करेंगे, कुछ वक्त के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रेप्लिनिश हो जाएं, ठीक है। फिर जब आप कुछ वक्त बाद 2-3 महीने बाद नई क्रॉप को ग्रो कराएंगे तो उससे आपको गुड यील्ड मिलेगी, बहुत अच्छी फसल मिलेगी आपको, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स उसके पास वापस आ जाएंगे, रेप्लिनिश हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, वीड्स क्या होते हैं और हम इसे कंट्रोल क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वीड जो होता है आपको वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होता है, ठीक है, नेचुरली ग्रो हो जाता है, कहाँ पर, क्रॉप के साथ ग्रो हो जाता है, आसपास क्रॉप के घास वास जो ग्रो हो जाती है ना, उसे हम कहते हैं वीड्स, ठीक है। अनडिज़ायरेबल होता है, यानी कि हमें इसको चाहते नहीं है लेकिन फिर भी ग्रो हो जाता है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने का मेथड है वीडिंग, टिलिंग करते हैं हम इसे, ठीक है। टिलिंग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए टिलिंग के अंदर ना अपरूट कर देते हैं वीड्स को, हम मैनुअली या फिर मैकेनिकली अपरूट कर देते हैं, निकाल लेते हैं वहाँ से, ठीक है। और मान लीजिए वीडीसाइड्स भी होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, वीड्स को मार देते हैं। वीडीसाइड्स आर केमिकल विच किल वीड्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस के अंदर कुछ पूछना हो तो आप हमसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।